आज मैं आप लोगों को मुगल वंश का भारत में आगमन हिस्ट्री का मुख्य टॉपिक है, इसको थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1526 पानीपत की पहली लड़ाई। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। पंद्रह सौ 26 में पानीपत की पहली लड़ाई के साथ ही बाबर भारत में एंट्री किया पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें बाबर युद्ध जीत जाता है और भारत में मुगल वंश का नींव पहुंच जाता है। मुगल वंश भारत पहुंच जाता है। 1527 ये खानवा का युद्ध था। ये भी राजपूत शासक और बाबर के बीच होता है। ये युद्ध भी बाबर जीत जाते हैं। 1527 1526 पानीपत की पहली लड़ाई, 1527 खानवा का युद्ध। इसी तरह से बाबर भारत में एंट्री कर जाते हैं और बाबर के साथ ही मुगल वंश का नींव भारत पहुंच जाता है। मुगल वंश के संस्थापक अगर भारत में कोई हुआ तो उसका श्रेय पूर्ण रूप से बाबर हो जाता है। लेकिन जो भी हो, बाबर बहुत दिनों तक राज नहीं कर पाए। 1526 पानीपत की पहली लड़ाई हो गई, 1517 खानवा का युद्ध, 28 में चंदेले और 29 में भी ये युद्ध में ही बाबर का सारा समय निकल जाता है। अब यहाँ पर बाबर के बाद हुमायूं, बाबर का पुत्र हुमायूं होते हैं। हुमायूं मुख्य रूप से चार भाई होते हैं, कामान, अस्करी, हिराल और हुमायूं। लेकिन अन्य सारे भाई जो थे आपस में ही उलझे रहे और इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली साबित नहीं हो पाए। अगर हम लोग देखें तो हुमायूं का सारा समय अपने क्षेत्रों का रखरखाव में ही निकल गया और इसी बीच एक नौजवान शासक का उदय होता है जिनका नाम था शेर शाह सूरी। आप लोगों को पता होगा शेर शाह सूरी, जिनका बचपन का नाम फरीद था। ये पठानकोट के रहने वाले थे। इनके पिता सासाराम के जागीरदार थे और वहीं से इनकी नियुक्ति बिहार के शासकों के संरक्षण में हो जाती है। और जब बिहार के शासक एक बार जब शिकार खेलने जाते हैं और वहाँ पर एक शेर हमला कर देता है और उस शेर को फरीद बड़ी बहादुरी से एक ही तलवार के वार में मार देता है। तो यहाँ से उस शासक के द्वारा फरीद को शेर खां की उपाधि मिल जाती है और अब इस शेर खां की उपाधि ही नहीं बल्कि फरीद की बोलबाला पूरे बिहार में फैलने लगता है। आगे एकदम से ये नौजवान इतना प्रभावशाली हो गया कि बिहार के साथ राज सत्ता इसके हाथों में उपहार स्वरूप पहुंच गया। बिहार के शासक पर बार बार बंगाल आक्रमण करता था और खदेड़ भी देता था। लेकिन जब फरीद को प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया या शेर खां को प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया तो न सिर्फ बंगाल के शासक को यहाँ से बल्कि बंगाल के शासक को बंगाल तक खदेड़ दिया फरीद ने। अब बिहार की राज सत्ता जब शेर खां को मिल गया, अब क्या होता है तो जब शेर खां को बिहार का शासन मिला तो उतना ही सही वो संतुष्ट नहीं था। अब यहाँ पर बिहार और यूपी के बीच एक चुनार का दुर्ग था। कौन सा दुर्ग था? चुनार का दुर्ग था। इस चुनार के दुर्ग को, ये दुर्ग था हुमायूं का या मुगल वंश का, मुगल का था ये दुर्ग। लेकिन इस पर नियंत्रण कौन कर लिया? शेर खां कर लिया। शेर खां कर लिया। जब नियंत्रण कर लिया तो यहाँ पर पहली बार 1539 और 1540 दो युद्ध होता है। 1540 यहाँ पर दोनों युद्ध नहीं था, ये हम ये कह सकते हैं। इन दोनों ही बार हुमायूं के साथ धोखा होता है। जब हुमायूं वहाँ पहुँचते हैं अपने दुर्ग पर तो शेर खां इनको आश्वासन देता है
कि मैं आपके दुर्ग का सिर्फ और सिर्फ हम उपयोग अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। और हुमायूं को तत्काल राजस्थान की तरफ से एक आक्रमण की आशंका होती है और वापस चले आते हैं दिल्ली। फिर उसके बाद 1540 में दोबारा 1 साल बाद हुमायूं अपने दुर्ग पर पहुंचते हैं, जब तक शेर खां अपने शक्ति को संगठित कर लिया था। और वहां पर रात्रि के समय हुमायूं पर आक्रमण होता है। हुमायूं अपने संरक्षक बैराम खां के साथ अपना जान बचाने में सक्षम हो जाते हैं और वो बैराम खां के साथ गंगा नदी तैरकर पार करते हैं और यहीं से शेर खां दिल्ली की राजसत्ता को अपने हाथों में ले लेता है। 1540 में दिल्ली की राजसत्ता आ जाती है शेर खां के हाथों में। अब ये बन गया शेर शाह सूरी बन गया। जो शेर खां था अब बन गया शेर शाह सूरी 1540। लेकिन शेर शाह सूरी ये बहुत ही कम समय के लिए दिल्ली की राजसत्ता को अपने हाथों में लेते हैं। 1540 में ये दिल्ली पहुंचते हैं और 1545 में और रोड बनाने के लिए जो बम लगा रहे थे पहाड़ को तोड़ने के लिए, इसी बम को फट जाने से शेर शाह सूरी का निधन हो जाता है। 1545 में शेर शाह सूरी का निधन हो जाता है। अब हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली की राजसत्ता हुमायूं को दोबारा प्राप्त हो जाता है। हुमायूं इसी बीच अकबर की माँ से शादी करते हैं, जो अकबर की माँ एक राजपूत शासक के संरक्षण में रहती है और वहीं पर अकबर का जन्म होता है। चलिए वो भी एक घटना थी। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं 1545 में दिल्ली की राजसत्ता जब कमज़ोर हो गई तो यहाँ के क्षत्रिय शासक सभी अपने नियंत्रण में इसको ले लेते और यहाँ पर फिर हम एक बार देखते हैं कि दिल्ली की राजसत्ता पूरी तरह से चरमरा गई थी। चलिए आज हम यहीं तक इसको रहने देते हैं, कल इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करवा देंगे, पूरा करवा देंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।